नमस्कार दोस्तों, मैं विकास त्रिवेदी आपके अपने YouTube चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम 15-16 अक्टूबर को होने वाली पीईटी परीक्षा का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 करने जा रहे हैं, जो हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? दोस्तों, किस राज्य में बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? मेघालय। और मेघालय में नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है। दोस्तों, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान और बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मेघालय। दोस्तों, मेघालय की राजधानी शिलांग है। दोस्तों, मेघालय की राजधानी शिलांग है। और शिलांग 100वीं स्मार्ट सिटी घोषित की जा चुकी है। दोस्तों, मेघालय की राजधानी शिलांग है और इसे 100वीं स्मार्ट सिटी घोषित किया जा चुका है। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। शेख निजामुद्दीन औलिया किस शासक के समकालीन थे? दोस्तों, इसका आंसर है गयासुद्दीन तुगलक। शेख निजामुद्दीन औलिया किस शासक के समकालीन थे? गयासुद्दीन तुगलक। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों, भारत में रेलवे की शुरुआत करने वाले ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताइए। इसका आंसर लॉर्ड डलहौजी है। दोस्तों, रेलवे की शुरुआत करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। इसने राज्य हड़प नीति भी शुरू की थी और इसे आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है। यानी दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी इसने रेलवे की शुरुआत की और इसे आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है और इसने राज्य हड़प नीति भी लागू की थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, चरक किसके दरबारी चिकित्सक थे? दोस्तों, चरक किसके दरबारी चिकित्सक थे? कनिष्क के। दोस्तों, कनिष्क का दरबारी चिकित्सक चरक थे और चरक ने पुस्तक लिखी है चरक संहिता। दोस्तों, चरक की पुस्तक का नाम है चरक संहिता और चरक कनिष्क के दरबारी कवि थे। कनिष्क कुषाण वंश का एक प्रतापी शासक था। इसने 78 ईस्वी में शक संवत स्टार्ट किया। दोस्तों, बहुत ध्यान से पढ़ना, 78 ईस्वी में शक संवत कब स्टार्ट हुआ? 78 ईस्वी में। और चरक की पुस्तक का क्या नाम है? चरक संहिता। उसके बाद मुगल वंश के शासकों का सही कालक्रम क्या है? दोस्तों, मुगल वंश के शासकों का सही कालक्रम। दोस्तों, नंबर 1 बाबर। बाबर के पुत्र का नाम हुमायूं था। दोस्तों, हुमायूं ने शासन किया 10 वर्षों तक। उसके बाद शेरशाह सूरी ने इसको हरा दिया। ये मुगल वंश का शासक नहीं है तो इसको हटा देते हैं। बाबर, हुमायूं और हुमायूं के पुत्र का नाम अकबर, अकबर के पुत्र का नाम जहांगीर और जहांगीर के बाद शाहजहां और शाहजहां के बाद औरंगजेब ने शासन किया। दोस्तों, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब मुगल वंश के कालक्रम का मतलब मुगल वंश के शासकों का सही कालक्रम है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दिल्ली चलो। दोस्तों, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया। दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया। दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र ने एक और नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। दोस्तों, दिल्ली चलो का नारा और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन। दोस्तों, इंडियन ओपिनियन के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी। दोस्तों, समाचार पत्र है इंडियन ओपिनियन और इसके संस्थापक महात्मा गांधी। दोस्तों, महात्मा गांधी ने 2 और समाचार पत्र जारी किए थे, नवजीवन और हरिजन। एक समाचार पत्र इनका नवजीवन है और हरिजन। दोस्तों, ये तीनों इनके समाचार पत्र परीक्षाओं में बहुत ही पूछे जाते हैं, तो बहुत ध्यान से पढ़ना। दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? दोस्तों, इसका आंसर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में दोस्तों लिपुलेख दर्रा, माना और नीत, ये 3 दर्रे उत्तराखंड में पाए जाते हैं, लिपुलेख, माना और नीत। उसके बाद में सिपकिला दर्रा और रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है और नाथुला दर्रा सिक्किम में पाया जाता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा है सलाल परियोजना। दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है ये पिछली यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2021 की परीक्षा की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है कि सलाल परियोजना किस नदी पर है? चिनाब नदी। दोस्तों, ये चिनाब नदी से क्वेश्चन 100% आता है और ये पिछली परीक्षा में पूछा गया है कि सलाल परियोजना किस नदी पर है? चिनाब नदी पर। और दोस्तों, चिनाब नदी पर बागलिहार परियोजना और
दुलहस्ती, बागलिहार और सलाल परियोजना चिनाब नदी पर स्थित हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में किन तिथियों पर विषुव होता है? दोस्तों भारत में किन तिथियों में विषुव होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर। दोस्तों बहुत ध्यान से पढ़ना, भारत में विषुव 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है। 21 मार्च को वसंत विषुव होता है और 23 सितंबर को शरद विषुव होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है बैला डीला खान। दोस्तों बैला डीला खान किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए। दोस्तों बैला डीला खान लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है और ये खान छत्तीसगढ़ में स्थित है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। दोस्तों अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है। दोस्तों अभ्रक का भारत में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है और भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है, जो ये 1956 ईस्वी में भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं दोस्तों बॉक्साइट। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य ओडिशा। ओडिशा। दोस्तों बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य ओडिशा है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में ए.ओ. ह्यूम ने की थी। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को ए.ओ. ह्यूम ने की थी और इस 1887 में यानी इसके तीसरे अध्यक्ष और पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, जिन्होंने 1887 ईस्वी में मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। दोस्तों ये अधिवेशन भी हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे और इन्होंने मद्रास अधिवेशन 1887 की अध्यक्षता की थी। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? ये दोस्तों पिछली पीईटी में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्रैंड ओल्ड मैन, सीधा ऐसे ही क्वेश्चन आ गया था। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों इसका आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी। और ये पहले पारसी अध्यक्ष थे। इन्होंने 1886 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की। दोस्तों 1887 में पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी ने मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की और 1886 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये भी अध्यक्षता दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने की थी। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की और उन्होंने इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले पहले भारतीय बने। इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग कलकत्ता अधिवेशन यानी कलकत्ता अधिवेशन 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सिंधु की सहायक नदियां। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंधु नदी का मुहाना क्या है? अरब सागर। मुहाना मतलब होता है कि कहाँ पर यह नदी समाप्त होती है या कहाँ पर यह नदी गिरती है, तो इसका मुहाना अरब सागर में ये सिंधु नदी जाकर गिरती है और इसका उद्गम है कैलाश पर्वत श्रृंखला में बोखारचू ग्लेशियर। दोस्तों ये सिंधु नदी का उद्गम कैलाश पर्वत श्रृंखला में बोखारचू ग्लेशियर के पास एक स्थान है, वहाँ से निकलती है। और सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं रावी, व्यास, चिनाब, झेलम और सतलुज। दोस्तों रावी, व्यास, चिनाब, झेलम और सतलुज ये नदियां सिंधु की सहायक नदियां हैं। दोस्तों भारत में सतलुज शिवकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है और चिनाब नदी पर अभी आपने पढ़ी है कि कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, सलाल, बागलिहार और दुलहस्ती। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। भारत में जीएसटी की उच्चतम दर क्या है? दोस्तों भारत में जीएसटी की उच्चतम दर 28% है। आपको हमने पिछली क्लासों में बताया है कि जीएसटी के बारे में बताया है कि जीएसटी की उच्चतम दर 28% है। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है और जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू हुई और दोस्तों इसकी सबसे उच्चतम दर 28% है। इसके बाद किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में ना तो आयात होता है और ना ही निर्यात होता है? इसका आंसर होगा परिबद्ध। दोस्तों किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में ना तो आयात होता है और ना ही निर्यात? परिबद्ध अर्थव्यवस्था में। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? दोस्तों 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव के। दोस्तों बहुत ध्यान से पढ़ना, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव के। और बाकी पर दोस्तों आरबीआई का गवर्नर, आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं और किंतु 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। दोस्तों वह दर जिस पर आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
वह दर जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है उसे क्या कहते हैं? रेपो दर। और जिन बैंक को जब वाणिज्यिक बैंकों से पैसा उधार लेता है आरबीआई तो उसे रिवर्स रेपो दर कहते हैं। तो वर्तमान में रेपो दर 4.4% है दोस्तों, और रिवर्स रेपो दर 3.35% है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताते हैं भारत के संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं, और मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से भारत के संविधान में शामिल किए गए हैं। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, और मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक है। तो इसमें आप जान लेते हैं कि कौन कौन से 6 मौलिक अधिकार हैं। सबसे पहला है समानता का अधिकार दोस्तों, सबसे पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार। दूसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। चौथा उसके बाद में सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। उसके बाद छठवा है संवैधानिक उपचार। दोस्तों ये संवैधानिक उपचार बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि संवैधानिक उपचार संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 32, अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचार का अधिकार कहते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के द्वारा ही रिट जारी करता है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के द्वारा रिट जारी करता है, और अनुच्छेद 226 के द्वारा हाईकोर्ट रिट जारी करता है। दोस्तों अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता का अंत करता है। अनुच्छेद 17 समानता के अधिकार में अस्पृश्यता का अंत करता है, और अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में दिया हुआ है, और उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में दिया हुआ है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पंचायतों की आय का स्रोत। दोस्तों पंचायतों की आय का स्रोत क्या है? गृह कर, व्यवसाय कर, जल कर, इसी टाइप के और भी कर हैं जो पंचायतों की आय के स्रोत होते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी किसे माना जाता है? दोस्तों भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी, इसे महान्यायवादी। दोस्तों भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी। दोस्तों महान्यायवादी का उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 76 यानी 76 में है, और वर्तमान में भारत के महान्यायवादी के वेणुगोपाल हैं। दोस्तों भारत के वर्तमान महान्यायवादी के वेणुगोपाल है, और महान्यायवादी का उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 76 में है, और ये महान्यायवादी भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ममता बनर्जी। दोस्तों ममता बनर्जी किस राज्य की मुख्यमंत्री हैं? पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। ममता बनर्जी किस राजनीतिक दल का नेतृत्व करती हैं? तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस का नेतृत्व ममता बनर्जी करती हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। पिछली 2021 के पेपर में फुल फॉर्म भी आए थे, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन फुल फॉर्म से है दोस्तों। ये प्रैक्टिस सेट हम करा रहे हैं यूपी ट्रिपल एस CPET 2022 का। जो NNP का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट। दोस्तों उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? दोस्तों स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था 1905 में। दोस्तों बंगाल विभाजन के दौरान स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब की थी? दोस्तों 1943। बहुत ही इंपॉर्टेंट, PET की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब की? 1943। कौन सी गैस शीतल पेय में शामिल है? CO2। दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस शीतल पेय में शामिल है? CO2। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुझा हुआ चूना किसे कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO। बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड CaO। और उसके बाद दोस्तों विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेराल। दोस्तों विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेराल है, और विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है, और विटामिन ए का नाम रेटिनाल है, विटामिन बी का नाम राइबोफ्लेविन है। तो दोस्तों यहाँ पे विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिनों को एक बार जरूर ध्यान से सुनना। विटामिन ई टोकोफेराल, विटामिन B12 साइनोकोबालामिन, विटामिन ए रेटिनाल, विटामिन बी राइबोफ्लोविन, और विटामिन डी कैल्सीफेराल, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। डायनमो परिवर्तित करता है। दोस्तों डायनमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनमो जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। पाचन तंत्र में भोजन में मिलने वाला पहला एंजाइम कौन सा है? एमाइलेज। दोस्तों पाचन तंत्र के बारे में हमारे चैनल पर बायोलॉजी की क्लास की कराई जा चुकी है, तो उसमें यह क्वेश्चन कराया गया था कि पाचन तंत्र में भोजन में मिलने वाला पहला एंजाइम कौन सा है? एमाइलेज।
उसके बाद अगला क्वेश्चन, तृष्णा। दोस्तों तृष्णा का पर्यायवाची क्या होता है? दोस्तों तृष्णा का पर्यायवाची प्यास होता है, लोभ, लालच, इच्छा, लिप्सा। तो दोस्तों तृष्णा के पर्यायवाची हैं प्यास, लोभ, लालच, इच्छा और लिप्सा। ईस का विलोम क्या होगा? अनीस। दोस्तों ईस का विलोम क्या होगा? अनीस। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अमित और अमित शब्द का युग्म का अर्थ क्या होगा? दोस्तों एक क्वेश्चन इससे भी आता है कि अमित और अमित शब्द युग्म का अर्थ क्या होगा? अमित का अर्थ है अत्यधिक और अमित का होता है शत्रु। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, जो दूसरों के दोष खोजे वाक्यांश के लिए एक शब्द। दोस्तों जो दूसरों के दोष खोजे वाक्यांश के लिए एक शब्द, इसका आंसर होगा छिद्रान्वेषी। दूसरों के दोष खोजने वाले को छिद्रान्वेषी कहा जाता है दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ठन गोपाल। दोस्तों ठन गोपाल मुहावरे का अर्थ है पूर्ण रूपेण कंगाल, यानी ठन गोपाल पूर्ण रूपेण कंगाल। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 3 अप्रैल 2022 को आयोजित आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 किस देश ने जीता? दोस्तों आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022, दोस्तों आईसीसी का मुख्यालय दुबई में स्थित है। आईसीसी का मुख्यालय दुबई में स्थित है। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका आयोजन न्यूजीलैंड में हुआ था और इसे ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। और ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराकर ये खिताब जीता था और ये ऑस्ट्रेलिया का 7वां खिताब है। तो दोस्तों आईसीसी महिला विश्व कप का आयोजन न्यूजीलैंड में हुआ, इसे जीता ऑस्ट्रेलिया ने और फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने किसे हराया? इंग्लैंड को। और ये ऑस्ट्रेलिया का 7वां खिताब है। आईसीसी का मुख्यालय दुबई में स्थित है। और दोस्तों प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया की ओपनर एलिसा हेली को बनाया गया। दोस्तों एलिसा हेली को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनाया गया। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अप्रैल 2022 में वर्ष 2021 के लिए 56वां, अप्रैल 2022 में वर्ष 2021 के लिए 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। दोस्तों 56वां पूछा गया है। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? नीलमणि फूकन। दोस्तों नीलमणि फूकन को 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। उसके बाद सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? प्रोफेसर रामदरस मिश्रा। दोस्तों सरस्वती सम्मान प्रोफेसर रामदरस मिश्रा को दिया गया और इनकी किस पुस्तक के लिए दिया गया? मैं तो यहाँ हूँ, मैं तो यहाँ हूँ। दोस्तों इसके लिए दिया गया है सरस्वती सम्मान प्रोफेसर रामदरस मिश्रा, पुस्तक है इनकी मैं तो यहाँ हूँ। और 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फूकन को दिया गया है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। 2022, दोस्तों 2022 हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अभी आपको दिखा रहे हैं अगला क्वेश्चन। 2022 में नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों नीति आयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी एग्जाम की दृष्टि से। तो 2022 में नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सुमन बेरी। और नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। दोस्तों नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। और यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी। दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग के यानी यूपीएससी के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी हैं। इमैनुअल मैक्रो, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट नाम रहने वाला है। इमैनुअल मैक्रो को अप्रैल 2022 में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? दोस्तों इसका आंसर होगा फ्रांस। फ्रांस। इमैनुअल मैक्रो को अप्रैल 2022 में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? फ्रांस। फ्रांस की राजधानी दोस्तों है पेरिस। और इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस देश ने अप्रैल 2022 में, दोस्तों किस देश ने अप्रैल 2022 में सबसे अधिक झंडे फहराने का गिनीज रिकॉर्ड बनाया? दोस्तों अप्रैल 2022 में किस सबसे अधिक झंडे फहराने का गिनीज रिकॉर्ड किसने बनाया? भारत, अपना भारत दोस्तों। और भारत ने कितने झंडे फहराए? 78,220। दोस्तों 78,220 झंडे एक साथ फहराने का रिकॉर्ड भारत ने बनाया है। और ये कहाँ पर फहराए गए? जगदीशपुर के दुलेर ग्राउंड में। दोस्तों जगदीशपुर के दुलेर ग्राउंड में भारत ने 78,220 झंडों को फहराया। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मई 2022 में किस राज्य में मियाँ का बाड़ा स्टेशन, दोस्तों मियाँ का बाड़ा स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हल्ट, दोस्तों मियाँ का बाड़ा स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? महेश नगर हल्ट कर दिया गया। ये कहाँ स्थित था? राजस्थान। राजस्थान के जिला बाड़मेर में स्थित है। यानी मियाँ का बाड़ा बाड़मेर में स्थित था। दोस्तों मियाँ का बाड़ा बाड़मेर में स्थित है और इसका नाम बदलकर महेश नगर हल्ट कर दिया गया है, जो कि बाड़मेर राजस्थान में स्थित है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस राज्य सरकार ने मई 2022 में चारा बिजाई योजना शुरू की? दोस्तों किस राज्य सरकार ने मई 2022 में चारा बिजाई योजना शुरू की? हरियाणा। इसमें दोस्तों हरियाणा सरकार
10,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। दोस्तों चारा बिजाई योजना हरियाणा सरकार ने शुरू की। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अप्रैल 2022 में किस देश ने एक अंतर महाद्वीपीय बैलास्टिक मिसाइल, दोस्तों अंतर महाद्वीपीय बैलास्टिक मिसाइल RS-28 सरमत, दोस्तों मिसाइल का नाम है RS-28, यानी RS से रसिया सीधा हो रहा है कि रसिया की है। अंतर महाद्वीपीय बैलास्टिक मिसाइल RS-28 सरमत का परीक्षण रूस ने किया। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस राज्य में भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र अप्रैल 2022 में चालू किया गया? दोस्तों भारत का पहला है, तो बहुत ध्यान से देखना दोस्तों। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ शुरू हुआ? असम में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पार्सल की डोर टू डोर डिलीवरी के लिए किस सरकारी मंत्रालय ने इंडिया पोस्ट के साथ साझेदारी की? रेल मंत्रालय ने। दोस्तों रेल मंत्रालय ने पार्सल की डोर टू डोर डिलीवरी के लिए रेल मंत्रालय से साझेदारी की है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। कौन सा राज्य नेपाल को भूटान से अलग करता है? दोस्तों कौन सा राज्य नेपाल को भूटान से अलग करता है? सिक्किम। सिक्किम की राजधानी क्या है दोस्तों? गंगटोक। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों वर्तमान में बांग्लादेश जब वह पाकिस्तान का हिस्सा था, दोस्तों वर्तमान में बांग्लादेश जब वह पाकिस्तान का हिस्सा था तो उसे क्या कहा जाता था? पूर्वी पाकिस्तान। दोस्तों पहले बांग्लादेश जब आज़ाद नहीं हुआ था तो उसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा भूमिबद्ध देश, दोस्तों सबसे बड़ा विश्व का भूमिबद्ध देश कजाकिस्तान है, और कजाकिस्तान की राजधानी अस्टाना यानी नूर सुल्तान है। अभी राजधानी परिवर्तित हुई है, नूर सुल्तान है कजाकिस्तान की राजधानी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 11 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर। और विश्व का सबसे बड़ा भूमिबद्ध देश कजाकिस्तान। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार जरूर इस वीडियो को देखें। उसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिस सेट में। दोस्तों एक बार इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक ज़रूर करें। बहुत अच्छे क्वेश्चन लेकर हम आए हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय खिलाड़ी भवानी देवी का संबंध किस खेल से है? दोस्तों भवानी देवी फेसिंग, ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली फेसिंग प्लेयर हैं ये। ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली फेसिंग मतलब दोस्तों तलवारबाज। भवानी देवी किस खेल से संबंधित है? पहला तो यही है दोस्तों कि भवानी देवी तलवारबाज हैं, और ये पहली तलवारबाज महिला हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई किया था। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इंडिका पुस्तक के लेखक मेगस्थनीज दोस्तों सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगस्थनीज था, जिसकी पुस्तक का नाम इंडिका है, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर हैं। दोस्तों मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? कोच को, यानी दोस्तों गुरु को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है कोच को। हार्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? दोस्तों हार्नबिल, इसे वहाँ की नागालैंड के आसपास क्षेत्रों के लोग त्योहारों का त्यौहार भी कहते हैं, और हार्नबिल महोत्सव मनाया जाता है नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। दोस्तों हार्नबिल महोत्सव नागालैंड। उसके बाद कृषि खाद्य संगठन की स्थापना कब हुई? 1945। दोस्तों 1945 अक्टूबर 1945 में कृषि खाद्य संगठन की स्थापना हुई। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। और ये दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके 15-16 अक्टूबर को होने वाली पीईटी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। दोस्तों अभी हमने ये जो प्रैक्टिस सेट कराया है इसमें प्रीवियस ईयर के बहुत भी क्वेश्चन आए हुए थे, जैसे ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन था। तो दोस्तों एक बार चैनल को शेयर ज़रूर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में और अगले प्रैक्टिस सेट के साथ में। धन्यवाद।